ओके, सो हेलो नोनोस, वेलकम बैक टू दिस वेरी ब्रांड न्यू लेसन। अच्छा, बात करेंगे डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया की, चैप्टर 71 है। एंड इसी के साथ कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के। दिस इज़ आपका 7th एडिशन लक्ष्मीकांत का, ठीक है, विच इज़ आपके लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। सो दो काम आपको करना है, एक तो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा, प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रहा हूँ, उसको सेव कर लेना एंड कीप वॉचिंग इट, ओके। अपडेट वो डेली होती रहेगी आपसे, ओके। देखिए, दीज आर आपके हाई यील्डिंग लेक्चर्स हैं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन टेकल कर सकते हैं, वो है बेसिकली आपकी ये, ठीक है। बात करते हैं, तो डेलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर टेरिटोरियो में कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड कर देना एंड लिमिट्स कर देना, बाउंड्री बता देना टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। जैसे कंट्री में स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के अंदर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, फिर वहाँ पर कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहेंगी, है ना। हैविंग ए लेजिस्लेटिव बॉडी, जहाँ पर लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो ये बेसिकली काम है कि हाई पावर्ड कमिटी का काम होता है, बॉडी का काम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डीलिमिटेशन कमीशन या फिर बाउंड्री कमीशन, ठीक है। रैशनल क्या है, सीधी सी बात है कि अगर पीरियोडिक डीलिमिटेशन होता रहेगा ना, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते रहेंगे, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते रहेंगे, क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन को ना, जनसंख्या को तो करते हैं ना सर मैम। तो एग्जैक्टली तो जैसा कि आपको पता है कि अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड आपके यहाँ से कौन बेसिकली जीतेगा वही आप मुझे बताइएगा, राइट। आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट बताइएगा कौन कौन से एमएलए या एमपी जो बेसिकली आपके एरिया से हैं, ठीक। ओके, तो क्या होता है पीरियोडिकली, आई मीन कुछ पर्टिकुलर टाइम स्पेसिफिक किया जाता है, उसके बाद से जो है इलेक्टोरल बाउंड्रीज को डिसाइड किया जाता है बाय द डिलिमिटेशन कमीशन थ्रू अ लीगली मैंडेटेड एक्सरसाइज है ये। एंड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, जिसके अंदर जो जो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो इलेक्टोरल जो मेंबर रिप्रेजेंटेटिव है वो रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। तो डिलिमिटेशन जो है इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर, नीड्स टू बी अप्रोच सेंसिटिवली, ठीक है। जो थियोरेटिकली अगर हम देखें तो डिलिमिटेशन जो है स्टेपिंग स्टोन है किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटी में, राइट। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी ही नहीं है, डिसाइड ही नहीं है कि किसकी कितनी बाउंड्री है, तो आप कैसे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं ना, इसलिए। तो इट्स द फर्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट है कि द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट इनविसाइजेस दैट देयर शुड बी अ पैरिटी इन द वैल्यू ऑफ वोट्स। क्योंकि देखिए, एक तो होते हैं एमपी की वैल्यूज़, एमपी की जो वोट्स की वैल्यूज़ है, और एक होता है एमएलएज की वैल्यूज़, ठीक है। इसी से पता चलता है आपके कि भाई आई मीन दीज आर द फैक्टर्स कि क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पर भी, क्योंकि पॉपुलेशन का भी कैलकुलेशन करते, इसका कैलकुलेशन करते कम वेरी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया था जब हमने बात करी थी पार्लियामेंट की, ठीक है, कि किस तरीके से वैल्यू ऑफ एमएलए के वोट्स एंड वैल्यू ऑफ एमपी के वोट्स को निकाला जाता है। बात करते हैं अभी तक कितने कमीशंस इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो सबसे पहले समझ लेना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि ये आपके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है इसको, एंड अंडर द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट्री एंड जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसके बाउंड्रीज को डिमार्केट करते हैं, ठीक है। तो बहुत पावरफुल बॉडी है, इसके ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट वगैरह में, एंड राष्ट्रपति महोदय फिर स्पेसिफाई कर देते हैं उनके ऑर्डर्स के थ्रू, फिर ये लीगल आपका हो जाता है। तो दे आर लेड बिफोर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली कंसर्न, लेकिन मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। तो अब तक 4 ऐसे कमीशन बना दिए गए हैं, जो कि आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा, ठीक है। तो बताऊँगा। अच्छा, ये देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट तो 1952 में बना था, याद रखना, फिर 1963 में, फिर 73 में, या फिर 2002 में। लगभग 9 से 10 साल के अंतराल में ये बनाया जाता है, ठीक है। तो पहले आता है डिलिमिटेशन कमीशन 1952, 62, 72 एंड 2002, ठीक है। अभी तक नहीं बना है, अभी उसका क्या प्रोविज़न है वो बताऊँगा मैं आपको अभी, राइट। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, यहीं से क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर में। मैं आपको एक ऐसा सेगमेंट, ऐसा पार्ट बताता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल ना यहीं से बन सकते हैं, क्योंकि पहले पूछे गए। तो आर्टिकल 81, 82, 170, 330 एंड 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है आपके डिलिमिटेशन से, जो कि आपके पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को बताते हैं। तो ये जो आर्टिकल्स हैं, इसको अमेंड भी किया गया है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में आया था,
एंड 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में आया था। क्या किसने किया? क्यूमुलेटिवली अगर हम बताएं इसका इफेक्ट क्या रहा है, तो ये रहा है सरन मैम कि जो टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सीट्स हैं, ठीक है, जो कि अभी अलोकेट की गई है लोकसभा में, समझिएगा लोकसभा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आराम से समझें फोकस के साथ, वो ऑन द बेसिस ऑफ 1971 के सेंसस पे किया गया है एंड शेल रिमेन अनऑल्टर्ड टिल द फर्स्ट सेंसस टू बी टेकन आफ्टर द ईयर ऑफ द 2026, यानी कि 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस आएगा उसके बाद चेंजेस होंगे, अभी नहीं होंगे। फ्रीज कर दिया इसको कुल मिलाकर के बात ये है, ठीक है। तो ये था लोकसभा के लिए। अब बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए कि भाई वहाँ पर भी सेम प्रोविज़न है 1971 सेंसस एंड 2026। उसके बाद कि भाई जो SC STs हैं इन लोकसभा एंड राज्यसभा में किसी सीट्स तो रिजर्व्ड है, तो ये रीवर्कड आउट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ 2001 का सेंसस, ठीक है। तो 2001 का सेंसस की यहाँ पर बात की गई है एंड ईच स्टेट शेल बी रीडिलिमिटेड इनटू द टेरिटोरियल पार्लियामेंट्री एंड असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ 2001 का सेंसस एंड फ्रोजन है ये कब तक कि भाई अब जो एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज आएगा जो डिलिमिटेड कर दी गई है वो 2026 तक के लिए फ्रोज है, यानी कि जो फर्स्ट सेंसस आएगा 2026 के बाद तब तक, ठीक है। लास्ट है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं शेल बी सो रीडिलिमिटेड दैट द पॉपुलेशन, जो कि 2001 के बेसिस पर है, ऑफ ईच पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन ए स्टेट शेल सो फार एज प्रैक्टिकेबल बी द सेम थ्रू आउट द स्टेट। एक ये है। अच्छा, बात करते हैं जो फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन था आपका, विच इज़ द लेटेस्ट वन। तो ये 2002 के कानून के बाद आया था आपका, है ना, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप इसको टास्क देते तो डिलिमिटेशन एक्ट ये था आपका कि भाई रीएडजस्ट करो, ये तो काम है ना आपका। अच्छा, बात करते हैं इसके अंदर, तो इसने किया भी अपना काम। तो फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन जो था वो 3 मेंबर बॉडी था, 2002 में बना था। तो इसका जो चेयरपर्सन है हु हैज़ बीन आइदर अ सर्विंग और अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये याद रखना। दूसरा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और एन इलेक्शन कमिश्नर जिसको नॉमिनेट किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो है एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो ये याद रखना है कि एक्स ऑफिशियो कौन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है किसी पर्टिकुलर स्टेट का, उसको बनाया गया होगा, ठीक है। तो मान लीजिए वहाँ पर डिमार्केट करना है, डिलिमिटेट करना है, तो उसका मेंबर भी आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेगा, ठीक है। तो क्या बस इतना ही है क्या? नहीं नहीं सर मैम, और भी है। तो 10 एसोसिएट मेंबर्स होते हैं हर इन रिस्पेक्ट टू दी ईच स्टेट। तो 5 जो मेंबर्स होंगे वो लोकसभा इलेक्ट करेगी फ्रॉम द स्टेट एंड जो अनदर 5 है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करेगी। तो ये जो लोकसभा वाले हैं तो स्पीकर उनको नॉमिनेट करता है एंड जो स्टेट वाले हैं वो स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनको नॉमिनेट करता है। और ये जो एसोसिएट मेंबर्स होते हैं ना, इनके पास राइट टू वोट भी नहीं होता, ना ही इनके पास जो साइन करेंगे ना ये ऑर्डर वो भी नहीं कर सकते ये, ठीक है। तो इतना याद रखना। तो जो फोर्थ था आपका डिलिमिटेशन कमीशन, तो जस्टिस कुलदीप सिंह जी रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, इनको चेयरमैन बनाया गया था इसका, ठीक है। अब इनके इम्प्लीमेंटेशंस की बात करें, इनके रिकमेंडेशंस की, तो इसको देख लेते हैं। तो बेसिकली 2007 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, प्रेसिडेंट ने साइन किया फॉर द नोटिफिकेशन एंड कहा कि भाई इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए अब इसका, ओके। तो जो रिकमेंडेशन थे वो नॉट अप्लीकेबल ऑन द 5 स्टेट्स, कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड एंड झारखंड, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफर्ड कर दिया द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड नलिफाइड द ऑर्डर ऑफ द कमीशन फॉर द स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। तो ये उन्होंने इसको उड़ा दिया है झारखंड वाले केस में। 2009 के इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो 499 आउट ऑफ 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी इन ऑल स्टेट्स एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो थी आपके ऑफ पुडुचेरी एक्सेप्ट आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड एंड जम्मू कश्मीर वॉज हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूली डेलिमिटेटेड जो आपका कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। अब जो 2020 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या बोला मैंने, जो 2020 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिलिमिटेशन कमीशन की, ये फरवरी 2020 में बनाया गया था, राइट। एंड तो इसने क्या कहा है कि भाई जो पहले इस वाले एक्ट में ना, जो इस वाले टाइम पे इन वाले स्टेट्स को बाहर रखा गया था, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, पहले दिक्कत थी वहाँ पर, है ना, इंसर्जेंसी बहुत थी, लेकिन अब बहुत सुधार है। तो हम क्या कर सकते हैं अब, भाई सर्कमस्टांसेस ठीक है ना, तो यूँ कहते हैं कि अब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। एंड जो पुराना था ना वो सीज टू बी एक्स, वो खत्म हो चुका है। एंड दैट जो डिलिमिटेशन होगा इन कॉन्स्टिट्यूंसीज का अंडर द डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 कुड बी कैरिड आउट नाउ, ठीक है। तो वो उसका किया जाएगा।
एंड इसी के लिए मार्च 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, है ना। और इसके अंदर ये आपके मेंबर्स हैं बेसिकली 4 नॉर्थ ईस्ट के, और उसके अलावा ये यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है, इसके लिए बनाया गया है, ठीक है। और इसके चेयरपर्सन कौन थे? इसके चेयरपर्सन थे रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। उसके अलावा द देन इलेक्शन कमिश्नर उस टाइम पे जो थे सुनील चंद्रा एज दी एक्स ऑफिशियल मेंबर एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इन यूटीज़ के, और जो अदर एज एन अदर एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। तो 2 टास्क इनको दिए गए। पहला टास्क तो था, वो बता दिया मैंने आपको, कि जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे वहाँ पर डिलिमिटेट करनी है कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ जो 2002 का एक्ट था डिलिमिटेशन का। सेकंड, डिलिमिट करनी है कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर इन अकॉर्डेंस विद द जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है एंड जो डिलिमिटेशन का एक्ट है 2002 का, ठीक है। तो ये 2 टास्क इसको दिए गए। अब दिक्कत क्या होती है कि सर मैम 1 साल बाद ही 2021 में जो 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाली जो बात कही गई थी ना, ये वाली ऊपर हमने यहाँ पे बात करी, ये इसको ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने, और इसका टाइमलाइन बढ़ा दिया 1 साल और, तो 2022 तक ये काम करता रहा कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में तो करो, चलो आप काम है ना, वहाँ पर डिलिमिट करो। कॉन्स्टिट्यूट जो कमीशन था एसोसिएट इन इट्स वर्क 5 मेंबर्स इन्होंने कर दी, है ना। यहाँ पर लोकसभा के जो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर से इलेक्ट किए गए थे मेंबर्स, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किए। उनको नॉमिनेट किया था स्पीकर ऑफ लोकसभा ने, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं थे इनके पास। सो फर्दर इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 2022 में मई में, है ना। काफ़ी न्यूज़ में थी उस टाइम पे ये, राइट। तो डिलिमिटेड लैंडस्केप ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड उस टाइम पे ये इसका नाम था रिपोर्ट का। अब आपको बताता हूँ बहुत ज़बरदस्त चीज़। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कि इस आपके जम्मू कश्मीर हैं उनकी असेंबली के लिए, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होते हैं, वो 114 फिक्स की गई है। और ये लिखा गया था आपके जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 में आया था, ठीक है। उसके अलावा ये भी कहा गया कि 2 विमेन मेंबर्स भी असेंबली से नॉमिनेट की जाएगी अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि विमेन एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। नेक्स्ट है आपका जो जम्मू कश्मीर यूटी है, वहाँ पर पीओके भी है ना, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर 24 सीट्स की प्रोविज़न है असेंबली की, तो वो खाली रहेंगे अभी तो। एंड ओवरऑल देखा जाए तो, लेकिन वो डिलिमिटेड है ना, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यहाँ से 24 एमएलएस खड़े हो सकते हैं। तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 7 सीट्स इन द जो आपके जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है, समझ गए। एंड ये जो प्रेजेंट डिलिमिटेशन किया गया है ना जम्मू कश्मीर में, वो किया गया है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड इसके अलावा जो आपकी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019, जो कि पहले से ही पता था सबको क्योंकि लिखा हुआ है। एंड उसके अलावा जो प्रोविजन है डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 का। बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ द कमीशन ने ऑर्डर क्या दिया कि भाई इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई, उसने फिर बाद में कहा कुछ बातें हैं बहुत ज़रूरी, कि जो जम्मू कश्मीर है इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ सिंगल एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ डिलिमिटेशन। एंड जो 5 जो कंसिक्वेंटली ऑल 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं नाउ हैव इक्वल नंबर ऑफ 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उसके अलावा अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना। तो ये आपको इतना याद रखना है नहीं, तो बस कुछ भी नहीं लिखा, इसके अंदर लिखा है कि एससी को कितने मिलेंगे, एसटी को कितने मिलेंगे रिजर्वेशन वगैरह सीट्स, और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम भी बदला है कमीशन ने। देखिए उसके अलावा ना क्या हुआ कि जब डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा था ना, तो कश्मीरी माइग्रेंट्स ने अप्रोच किया उनको कि भाई हम पे इतना तरीके से एक्सोडस हुआ है, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, तो प्रोविज़न किया गया एटलीस्ट 2 मेंबर्स, जिसमें से एक फीमेल होंगी, फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, ठीक है। एंड दे आर एट पार विद द जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं असेंबली में, है ना, उन्हीं के बराबर इनका दर्जा रहेगा। डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द जो आपके पीओके है ना, वहाँ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर करेगी गिविंग द डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है सम रिप्रेजेंटेशन इन द जम्मू कश्मीर असेंबली एंड दिस मे बी डन बाय द वे ऑफ नॉमिनेशन, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरीज स्पेशली डाली गई है। ये रिकमेंडेशन थे किनके, डिलिमिटेशन कमीशन के। तो ये बहुत ही अच्छा आपका एक इनिशिएटिव था। तो नेशनल कमीशन एंड सेंट्रल बॉडीज़ अगर हम इसकी बात करें तो कौन सी आती हैं, तो आप देख सकते ही हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे हम बेसिकली जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन से कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।